हैं जहाँ की हमने अपने आप को एनालाइज़ भी किया है, चाहे वो गोल्डन जुबली का आयोजन हो, जहाँ हम देख रहे हैं कि एक नए सिरे से एक एनालिसिस हमें देखने को मिलता है इप्टा में, जहाँ सलील चौधरी जैसे लोग जो इप्टा से छूट गए थे, उनको वापस जोड़ने का प्रयास होता है। जहाँ आप देखिए कि ऐसे तमाम लोग जो पीछे छूटे हुए लोग थे, इवन निरंजन सेन के नाम पे उस गोल्डन जुबली पूरे समारोह को निरंजन सेन को डेडिकेट किया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत जिसको कहा जाए कि बहादुर कदम था। तो एक तरीके से देखिए तो पटना इप्टा, बिहार इप्टा इसने बार-बार लोगों को जोड़ने का और साथ में लेकर के चलने का एक प्रयास किया है। सो एक तो इंट्रोस्पेक्शन जो है मुझे दिखता है कि इप्टा के अंदर अपना एक इंट्रोस्पेक्शन रहा है, खास करके पटना इप्टा, बिहार इप्टा के अंदर एंड वो बार-बार अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट भी करता रहा है। ये जो प्लैटिनम जुबली हुआ उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक तरह का पूरा जो सेमिनार और बातचीत का चर्चा का जो दौर चला, उसमें भी आप देखिए तो कहीं न कहीं वो एक तरह से अपने आप को देखने, इंट्रोस्पेक्ट करने का उसमें भी भाव था। बट सवाल ये है कि हम उस इंट्रोस्पेक्शन से क्या लेते हैं और अपने लिए क्या मार्कर्स बना कर के हम आगे मूव करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चूँकि हम कला ऑर्गेनाइज़ेशन है, हम कला करने वाले लोग हैं, हम हमारी अपनी राजनीति है, हमारी अपनी राजनीतिक समझ है, बट हम सीधे-सीधे राजनीति नहीं करते। हमारी राजनीति कला है, हमारी समाज नीति जो है वो हमारी कला है। हम अर्थनीति को भी हम अपनी कला से समझते हैं, सो कला ही हमारे लिए सर्वोपरि है। अब यहीं से मैं बात शुरू करूँगा और सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कला है, ये जो लिटरेचर है, इसमें 4 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों का ज़िक्र बार-बार किया जाता है या जिसको कहा जाए कि 4 इसके मूल तत्वों के बारे में बात किया जाता है। एक जो उसका तत्व है भाव का, जिसको हम इमोशन कहते हैं। दूसरा जो तत्व है वो कल्पना का है, जिसको हम इमेजिनेशन कह रहे हैं। तीसरा जो उसका पक्ष है, वो है बुद्धि का, इंटेलेक्ट का, जिसके अंदर क्वेश्चनिंग आती है, जहाँ सवाल पैदा होता है। और चौथा है, जो है फ़ॉर्म का, शैली का। ये 4 बड़े इम्पोर्टेंट तत्व हम साहित्य में देखते हैं, हम कला में देखते हैं कि कला में भाव है, कला में कल्पना है, कला में बुद्धि है और कला में शैली है। और इन चारों से के मेल से हम देख रहे हैं कि एक अच्छी कला या एक अच्छा साहित्य जो है वो पैदा होता है। इसका अगर थोड़ा भी बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा भी इसका जिसको कहा जाए संतुलन अगर गड़बड़ होता है, तो हम एक बहुत अच्छी कला या बहुत अच्छा साहित्य हम दे नहीं पाते हैं। अब ज़रा-सा यहाँ गौर करने की चीज़ है कि ये जो भाव और कल्पना का जो एरिया है, ये एरिया आप देखिए कि एक तरह से आदर्श का एरिया है। यहाँ पे आइडियल है, एक तरह से आइडियलिज़्म है। और भाव तक हम कैसे पहुँच रहे हैं? भाव तक हम पहुँच रहे हैं कल्पना के ज़रिए। तो हम अपने कल्पना के द्वारा उस भाव वाली अवस्था में पहुँचते हैं और फिर हमारे अंदर वो भाव पैदा होता है। एंड उस भाव से जिसको आप देखिए कि नाट्यशास्त्र आनंद के बारे में बात करता है, रस के बारे में बात करता है और एरिस्टोटल जो है कैथार्सिस के बारे में बात करता है या जिसको हम हिंदी में साधारणीकरण कहते हैं, जहाँ की जो परफॉर्मर है और जो दर्शक है उसके बीच में एक एका बन जाता है, एक तादात्म्य बन जाता है। वो आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। वो जुड़ना कैसे होता है? वो थ्रू भाव होता है। जब वो भाव एक बड़ा आइडियल स्टेट है। दूसरा उसमें इंटेलेक्ट है एंड क्राफ्ट है, शैली है। शैली जिसको आप क्राफ्ट कह लीजिए, स्टाइल कह लीजिए, फॉर्म कह लीजिए। सो ये जो बुद्धि और फॉर्म का जो एरिया है, वो यथार्थ का एरिया है, वो रियलिज़्म का एरिया है, वो रियलिस्टिक एरिया है। सो आप फॉर्म में भी देखिएगा कि उसका रूप होता है, उसका आकार होता है एंड बुद्धि में आप देखिएगा कि उसके अंदर क्वेश्चनिंग चूँकि क्वेश्चनिंग है, इसलिए वो हमेशा अपने समय के बारे में सोचता है, अपने संदर्भों के बारे में सोचता है। सो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 तरह की जो हमको बहुत महत्वपूर्ण जो हमको बातें समझ में आ रही हैं, कि एक आदर्श का एक एरिया है और एक एरिया जो है
जिसको कहा जाए यथार्थ का एरिया है। ये दोनों एरिया देखिए किसी भी कला में साथ-साथ मूव कर रहे होते हैं। इनमें से अगर कला सिर्फ आदर्शवादी हो जाएगी, सिर्फ आदर्श को लेकर के चलेगी, तो उस कला में जिसको हम कह रहे हैं कैथार्सिस या जिसको हम कह रहे हैं साधारणीकरण, अ, नाटक का अपने दर्शकों से जुड़ना, वो जुड़ना नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ आदर्श के धरातल पे खड़ी रह जाएगी और उसका कोई जिसको कहा जाए वर्तमान के साथ कोई संबंध नहीं बन पाएगा। तो उसमें एक तरह से साधारणीकरण नहीं हो पाएगा, उसका एक जिसको कहा जाए कि ना उससे आनंद की अनुभूति होगी, ना कैथार्सिस। सो ये साधारणीकरण के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ ना? हाँ। साधारणीकरण के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो आदर्श है, उस आदर्श को यथार्थ के धरातल पे आना। और उसी तरीके से ये जो यथार्थ है, ये अगर कोरा यथार्थ रह जाएगा, तो ये बहुत ड्राई हो जाएगा और बहुत पिटी से भर जाएगा, बहुत वेदना से भर जाएगा, इसमें वेदना बहुत आ जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यथार्थ क्या है? यथार्थ एक तरीके से देखिए कि हमारे अनफॉर्च्यूनेट पास्ट से अ, पैदा हुई चीज़ है। इसलिए आप देखिएगा कि इसमें सेल्फ का क्रिटिक है, इसमें आप देखिएगा कि एक तरीके से जिसको जयशंकर प्रसाद कहते हैं ना, इसमें त्रासदी है। सो वो सिर्फ़ एक त्रासद एक चीज़ बन के रह जाएगी। इसीलिए आप देखिए कि उस यथार्थ में भी आपको आदर्श आपको रखना होता है एंड उस आदर्श की वजह से वो साधारणीकरण तक या वो जनता तक पहुँच पाती है या जनता की ज़रूरत से जुड़ पाती है, उसकी ज़रूरत बन पाती है। जैसे मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एग्ज़ाम्पल नवान्न का, जो इप्टा का पहला प्ले है। 1943 में खेला जाता है, बिजन भट्टाचार्य इसको लिखते हैं। और शंभु मित्रा और बिजन भट्टाचार्य दोनों मिल करके इस नाटक को डायरेक्ट। अब ये नाटक जो है ये हिंदी आधुनिक रंगमंच में, हिंदी आधुनिक भारतीय आधुनिक रंगमंच में एक तरीके से पहला यथार्थवादी नाटक, जहाँ की हम देख रहे हैं कि जो अब तक जो एक रोमांटिक एरा था, जहाँ हम देख रहे थे कि हिस्ट्री और माइथोलॉजी के दायरे में बातें कही जा रही थी। पहली बार हम देख रहे हैं कि नाटककार जो है यथार्थ के धरातल पर आकर अपने समय की हकीकत, अपने समय की सच्चाई को रखा है। तो हम देखते हैं कि वो नाटक जो है वो बंगाल में जो उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर और उसकी विभीषिका से पैदा हुआ ये जो मैन मेड अकाल था, उस अकाल की पृष्ठभूमि में लिखा गया नाटक। सो नवान्न में आप देखिएगा कि अकाल की पूरी त्रासदी हमको नज़र आती है और पहला जो उसका एक्ट है वो गाँव में प्लेस्ड है और गाँव में हम देख रहे हैं कि कैसे वो अकाल से पीड़ित जो किसान है वो अपनी ही फसल को आग लगा रहा है। वो इसलिए उस फसल को आग लगा रहा है कि वो फसल उस तक नहीं आ पाएगी। वो भी साहूकार ले जाएगा एंड उसको खाने को मिलना नहीं है। तो वो अपनी फसल को एक तरीके से प्रोटेस्ट के तौर पे अपनी फसल में ही आग लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी मिज़री ऐसी है कि जिसमें पहले उसका बर्तन बिकता है, फिर बीवी के गहने बिकते हैं, फिर खेत बिकने की बारी आ जाती है, उसकी ज़मीन बिकती है और वो ज़मीन नहीं बेचना चाहता, उसके लिए संघर्ष करता है। फिर हम देख रहे हैं कि बीच में मिडलमैन है, दलाल एंड मिडलमैन भी आप देखिए कि ये बाज़ार ने हमको दिया है। ये जब से ये कैपिटल आया है, तो कैपिटल के बाद आप देखिएगा कि बीच में एक मिडलमैन हो गया, जो कि कैपिटलिस्ट एंड जो सर्वहारा वर्ग है, उसके बीच का एक आदमी, जो इन दोनों के बीच में दलाली करता है एंड उससे अपनी कमाई करता है। सो हम देख रहे हैं कि ये मिडलमैन भी इसमें है एंड मिडलमैन इनको फ़ोर्स करता है कि आप अपने खेतों को बेचें। और फिर हम देख रहे हैं कि ये जो मजबूर किसान है, जिसको कि गाँव और उसकी ज़मीन रोज़ी-रोटी नहीं दे पा रहा है, वो मजबूर होकर के एक सुंदर भविष्य की कल्पना में शहर की तरफ जाता है। अब आप देखिए कि शहर जो है एक ड्रीम लेकर के आता है एंड अर्बन सेंटर एक ऐसा ड्रीम हमें दे रहा है जहाँ की खुशहाली है। सो ये गाँव का आदमी उस ड्रीम के साथ अर्बन सेंटर की तरफ आता है और अर्बन सेंटर में आने से पहले हम देख रहे हैं कि उसका बर्तन बिक चुका है, उसका गहना बिक चुका है, उसका खेत बिक चुका है। तो एक तरीके से बिकना जो है आप देखिएगा कि नवान्न का एक बड़ा सेंट्रल थीम हो जाता है, कि उसमें हर चीज़ बेची जा रही है, हर चीज़ बिकती है।
फिर आप देखिए कि सेकंड एक्ट शहर में है, कलकत्ते में है। एंड सेकंड एक्ट में हम देखते हैं कि ये जो सपना लेकर के आया है, वो सपना पूरा नहीं कर पा रहा है, ये जो शहर है। शहर एक तरीके का झूठा सपना देता है एंड फिर हम वहाँ पे बाज़ार का चरित्र देखते हैं, कि बाज़ार का चरित्र कैसा है। फिर हम वहाँ मीडिया का चरित्र देखते हैं, फिर हम वहाँ पे काला-बाज़ारी देखते हैं और हम देखते हैं कि ये जो गाँव से आए हुए लोग हैं, उनकी मिज़री कितनी है। एंड गाँव में तो उसका बर्तन बिका था, गाँव में उसका गहना बिका था, गाँव में उसकी ज़मीन बिकी थी, शहर में उसका देह बिकता है। सो घर की जो औरत है वो बिकने पे मजबूर हो जाती है एंड हम देखते हैं कि एक जो पैरेलल देह व्यापार जैसा व्यापार भी इस जिसको कहा जाए कैपिटलिज्म जो है वो पैदा कर रहा है, ये अर्बन सेंटर पैदा कर रहा है। एंड फिर हम वैसे ही थर्ड एक्ट देखते हैं कि अगेन शहर में ही है सेकंड एंड थर्ड एक्ट एंड वहाँ पे इस ये जो गाँव के लोग हैं इनको रियलाइज़ होता है कि ये जिस सपने के साथ हम शहर की ओर आए थे, ये शहर उस सपने को कैटर नहीं करता है। हमें वापस गाँव जाना चाहिए। और चौथे अंक में हम वापस देखते हैं कि वो लोग गाँव आ गए। गाँव में उनकी ज़मीन तो बिक गई है या गिरवी रखी हुई है एंड वहाँ पे हम देख रहे हैं अब आप देखिए कि ये जो 3 एक्ट है, ये बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत यथार्थवादी है। बिल्कुल यथार्थ के साथ चल रहा है एंड इसमें ऑफ कोर्स आदर्श भी है। आदर्श क्या है? एक बेहतर जीवन का आदर्श है, कि बेहतर जीवन की उम्मीद के साथ वो अर्बन सेंटर की ओर जा रहा है, शहर की ओर जा रहा है। सो आप देखिए कि जहाँ एक तरफ यथार्थ है, वहीं दूसरी तरफ एक आदर्श का भी उसमें पुट मिलता है। बट थर्ड एक्ट में आप आइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे कंप्लीटली रियलिज्म के ऊपर एक तरीके से आदर्श जो है ओवरशैडो कर जाता है। और जब हम उसके अंत में पहुँचते हैं और नवान्न के अंत में हम पहुँचते हैं, तो देखते क्या है कि कम्यून की बात की जा रही है, एका की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस इम्पीरियलिज्म से अगर लड़ना है, इस ज़मींदारी व्यवस्था से लड़ना है, तो हम इकट्ठे होकर के लड़ सकते हैं। और वो इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे आप देखिए कि एक खेल का आयोजन किया जा रहा है। वो बिल्कुल नाटकीय विधान की तरह लिया गया है उस खेल का और खेल का नियम हम जानते हैं कि बिना कम्यून के, बिना एका के खेल खेला नहीं जा सकता। हाँ, जीतना तो दूर, हारा भी नहीं जा सकता। हारने के लिए भी आपको एक होना पड़ता है, तभी आप खेल में हारेंगे या जीतेंगे। सो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी एक कम्यून की बात की जा रही है और आप देखिएगा कि वहाँ पे प्रतीक रूप में जो जीतने वाले को इनाम दिया जा रहा है, वो इनाम क्या है? तो वो लाल गमछा है, वो हँसिया है। सो आप देखिए कि वहाँ पे एक तरीके से जो कम्युनिस्ट एजेंडा है, कम्युनिस्ट सिंबल है ये जो कम्यून का जो सिंबल है, ये जो सर्वहारा का जो सिंबल है, वो सिंबल, वो प्रतीक रूप में आ जाता है। और फिर हम साथ में देखते हैं कि एक बाउल फ़कीर है, जो कि बाउल के गाने गाता है, जो सूफ़ी गाने गाता है, जो एकता की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है। सो आखिरी में जाकर के हम क्या देख रहे हैं नवान्न में, नवान्न एक तरीके से आदर्शवादी टेक लेता है। अब ये जो कम्यून है, ये यथार्थ हो सकता है। बट ये यथार्थ जो है बड़ा डाउटफुल यथार्थ है कि ये क्या कम्यून बन सकता है एंड ये क्या कम्यून जो है ये सस्टेन कर सकता है। और आप देखिएगा तो नवान्न में ही हम देख रहे हैं कि इस बात पे सवाल भी उठाया गया है कि आखिरी एक्ट में वो कहता भी है कि देखो ये जो एका है, इस एका से ही हम संकट से लड़ सकते हैं, लेकिन ये एका हमको बार-बार बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एका हमारी बार-बार टूटेगी और हमको फिर से यूनाइट होना होगा। सो आप देखिए कि ये जो कम्यून बना है उसपे पूरी तरीके से वो एक जिसको कह लीजिए कि अल्टीमेट ट्रुथ के जैसा नहीं है। ये एक ऐसा ऐसी टेम्परेरी व्यवस्था है, ये टेम्परेरी कम्यून है और नाटककार इस बात से अवेयर है कि ये कम्यून जो है ये कभी भी टूटेगा। जैसे ही इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाएँगे, जैसे ही व्यक्तिगत इंस्पिरेशंस आ जाएँगे, ये कम्यून टूटेगा एंड इसको फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी एक आदर्शवादी टेक बिजन भट्टाचार्य जैसा नाटककार और शंभू मित्रा जैसा डायरेक्टर एक आदर्शवादी टेक लेता है। तो आप देखिए कि ये जो यथार्थ है और ये जो आदर्श है, ये दोनों एक तो साथ-साथ चलने वाली चीज़ है। सो ये जो कला है, ये जो कला के तत्व हैं, एक तो इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ़ कोरा यथार्थ या कोरे यथार्थ का चित्रण नहीं है। उस यथार्थ के चित्रण में कल्पना भी है और भाव भी है, इमोशन भी है। सो बिना उस इमोशन और बिना उस कल्पना के
जो कि बड़ा ही आदर्श वाला एक पोजीशन है, उसके पोजीशन के बिना ये जो यथार्थ है, ये जो वास्तविकता है, उसका चित्रण बहुत ड्राई होगा और बहुत पिटी से भरा होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद एक तरीके से ये जो रियलिज़्म आ रहा है हमारे यहाँ लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में जो हम रियलिज़्म देख रहे हैं, उस रियलिज़्म का एक तरीके से विरोध करते हैं। सो और वो कहते हैं कि ये एक तरह का पिटी लेकर के आता है, एक तरह का एक तरह का जिसको कहा जाए कि सेल्फ पिटी से भरा हुआ है, क्योंकि ये हमारे अनफॉर्च्यूनेट पास्ट की देन है। हमारा जो दुखद पास्ट है, जो तो हमारा दुखद अतीत है, जो बुरा अतीत है, उससे पैदा हुआ है। अ, एक तो इस बात को थोड़ा-सा मैं शुरू में रेखांकित करना चाहता हूँ, दूसरा मैं थोड़ा-सा शास्त्र की तरफ जा रहा हूँ, इससे पहले कि मैं और बात करूँ। एक हमारे यहाँ अ, मम्मट हुए जिन्होंने नाट्य शास्त्र की मीमांसा की एंड मैं मम्मट का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ, मैं भरत मुनि का ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मम्मट जो है वो 11वीं शताब्दी का कवि है और 11वीं शताब्दी में वो काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र की मीमांसा कर रहा है। एंड 11वीं शताब्दी की मीमांसा मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि वही हमारे पास जिसको कहा जाए कि जो लेटेस्ट मीमांसा है, वो पंडित राव जगन्नाथ से थोड़ा पहले। पंडित राव जगन्नाथ जो हैं वो अकबर के वक़्त के हैं, बट उससे पहले मम्मट जो है वो है। सो मैं उसको कोट कर रहा हूँ कि वो काव्य के बारे में या वो नाटक के बारे में क्या कहता है कि नाटक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, नाटक क्या होना चाहिए। सो वो जब नाटक के उद्देश्य के बारे में कहता है तो कहता है, संस्कृत का श्लोक है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्तर शैते सतः पर निवृत्ते कांता सम्मति योपोदेशे युजे। यानी ये कह रहा है कि ये जो काव्य का जो अर्थ है, काव्य का जो महत्व है या काव्य जब हम कह रहे हैं तो हम नाटक के बारे में भी बात कर रहे हैं, कला के बारे में भी बात कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए शास्त्रों में कला को काव्य की तरह ही रखा गया है। सो नाट्य शास्त्र को भी काव्य के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, बार-बार उसको संबोधित किया जा रहा है। तो ये कह रहा है कि काव्य का जो या नाटक का या कला का जो औचित्य है, कला का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में यश है, यश की प्राप्ति उसका एक उद्देश्य है। दूसरा अर्थ की प्राप्ति उपदेश है। तीसरा व्यवहार ज्ञान, व्यवहार दे मतलब वो व्यवहार का ज्ञान देता है। फिर कहता है शिवेत्तर शयते मतलब जो मंगल है, जो शिवेत्तर है, सो मंगल के लिए है, आनंद के लिए है, साथ ही वो जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात करता है जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ अ, सम्मतित योपदेशे युजे उपदेश के लिए होता है। अब ये जो उपदेश है ये कोई धार्मिक उपदेश नहीं है। ये किसी ऋषि मुनि द्वारा दिया जाने वाला उपदेश नहीं है। इस उपदेश का अर्थ ये है कि आप उस नाटक से कहना क्या चाहते हैं? आपके नाटक, आपके कला करने का प्रयोजन क्या है? आप किसके लिए नाटक करते हैं? आप उस नाटक से अपने लोक को, अपने पीपल को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उपदेश का अर्थ जो है वो यहाँ पे संदेश से भी है। सो आप देखिए कि आनंद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब अगर हम यश और अर्थ तो है ही, व्यवहार ज्ञान भी है कि ये रोज़मर्रा की जो हमारा जो व्यवहार है, जो हमारे समाज में हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उसका भी ज्ञान देता है। लोक के मंगल की कामना करता है। मतलब ये जो पीपल्स है, पीपल्स के वेल बीइंग के बारे में वो बात करता है, आनंद की बात करता है और साथ ही वो उपदेश देता है। यानी उसके होने कोई एक अर्थ है। वो जबकि आप नाट्य शास्त्र में देखिएगा भरत मुनि क्या कहता है कि नाट्य की अंतिम जो बात है नाट्य शास्त्र की वो ये है कि आनंद देना। सो आनंदित करना उसका काम है। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि आनंद की तो ये बात मम्मट कर ही रहा है, साथ में उपदेश की बात कर रहा है, यानी उसके मकसद की बात कर रहा है। सो कला जो होगी जो नाटक होगा उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा।
वो मीनिंगलेस नहीं होगा, वो बिना मकसद का नाटक नहीं होगा। अब जब ये उपदेश की बात कर रहा है, तो ये 3 तरह से उपदेश की बात करता है। एक कहता है उपदेश जो होता है वो प्रभु तुल्य उपदेश होता है, प्रभु तुल्य। प्रभु तुल्य मतलब प्रभु की जो कही हुई बातें हैं, यानी जो वेद सम्मत बातें हैं। अब ये जो प्रभु की बातें हैं या जो जो वेद सम्मत बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आदेश की तरह दिया जाता है, जिनका आपको पालन करना ही है। अब आप इसको धर्म से भी जोड़ सकते हैं और इसको आप समाज से भी जोड़ सकते हैं। समाज में भी हमें कुछ चीज़ों का पालन करना ही होता है। सो ये जो आदेश नुमा जो उपदेश है, उसको वो कह रहा है कि प्रभु तुल्य उपदेश है। दूसरा वो कह रहा है मित्र तुल्य उपदेश। सो आप जो बात कहेंगे, आप जो अपने नाटक के द्वारा कहना चाहते हैं, उसमें कुछ बातें तो आप कहेंगे बिल्कुल जो कि नियम के अनुसार कहेंगे कि यही होना चाहिए, यही उचित है। कुछ बातें आप कहेंगे जो दोस्त की तरह कहेंगे। जैसे वो पुराण का ज़िक्र करता है, कि पुराण में जो बातें कही गई हैं, वो दोस्त की तरह कही गई हैं। यानी आप मित्रवत सलाह देंगे। वो सलाह जो दर्शक है वो चाहे तो मान ले, चाहे तो उसको इनकार भी कर दे। सो ये मित्रवत सलाह है। सो आप कुछ उपदेश मित्रवत भी देंगे, कुछ बातें आप जो कहेंगे अपने नाटक के माध्यम से, वो कुछ बातें मित्रवत भी कहेंगे। और आखिरी में वो कहता है कि जो तीसरा जो तरीका बतला रहा है उपदेश करने का, वो कह रहा है कांता तुल्य। कुछ बातें आप प्रेम से, कांता का मतलब होता है पत्नी, आपकी जो भार्या है। जैसे पत्नी अपने पति से मनुहार करके कुछ बातें मनवा लेती है और कुछ चीज़ें उससे करवा लेती है, बट वो करवाती है बहुत लाड-प्यार से, बहुत मनुहार के साथ एंड जिसको कहा जाए बहुत ही सॉफ्टली, बहुत प्यार के साथ, कांता तुल्य। सो वो कहता है कि वो भार्या की तरह, पत्नी की तरह भी कुछ उपदेश, कुछ बातें जो हैं, वो मनवाई जाएँगी। सो आप देखिए कि यहाँ पे भी वो जिस तरीके से ज़िक्र कर रहा है, एक तो वो बात कर रहा है कि जो आईपीटीए का जो एक बहुत मेजर डिबेट रहा है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक होगा या आर्ट फॉर पीपल है। कला कला के लिए है या कला जीवन के लिए है। सो अब आप देखिए कि यहाँ भी जो है वो सिर्फ कला कला के लिए नहीं कह रहा है। मम्मट भी जिस बात को कह रहा है, वो कह रहा है कि कला सिर्फ कला के लिए नहीं है, कला जीवन के लिए है। एंड वो जीवन के लिए हम कैसे देख रहे हैं जब वो उपदेश की बात करता है, जब वो मकसद की बात करता है। सो यहाँ पे शब्द आप चूँकि संस्कृत का शब्द है उपदेश, उपदेश से आप ये मत लीजिए कि जो ऋषि मुनि आपको उपदेश देते हैं, बल्कि उपदेश का यहाँ मतलब है कि आप जो बात कहना चाहते हैं। सो आप देखिए कि मकसद पे ये मम्मट का बहुत बड़ा ज़ोर है। सो ये जो 2 मैं एक तरीके से आप कह लीजिए कि मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले 2 तरह के की स्थापना आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें एक तो साहित्य के जो 4 मूल तत्व हैं, जिनके बारे में बात की गई है और फिर हम देख रहे हैं कि मम्मट किस तरीके से काव्य शास्त्र में बात कर रहा है और कैसे वो कह रहा है कि कला का उद्देश्य सिर्फ कला नहीं है, कला का उद्देश्य जीवन भी है। अब यहाँ से मैं थोड़ा-सा चलूँगा इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की तरफ। उससे पहले मैं ज़रा-सा आपके साथ बात करना चाहूँगा कि ये जो हमारे यहाँ जो मॉडर्निटी या हमारे यहाँ जो आधुनिकता आ रही है, वो हम देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ आ रही है और लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी जब हमारे यहाँ प्रोसिनियम स्टेज बन रहा है। कलकत्ते में प्रोसिनियम स्टेज बनता है, फिर मुंबई में बनता है एंड फिर चेन्नई में बनता है। एंड ये 3 सेंटर जो हैं वो आधुनिकता के आरंभिक सेंटर होते हैं। कलकत्ता, मुंबई, तब का बॉम्बे और चेन्नई और ये तीनों पोर्ट सिटी थे। एंड इन तीनों जगह पे हम देख रहे हैं कलकत्ता में पहली बार अंग्रेज जो है कलकत्ते को अपने कब्जे में लेते हैं और कलकत्ता में आप देखिए कि शुरुआती अंग्रेजी एजुकेशन, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। सो ये ब्रिटिशर्स के साथ जो नया स्ट्रक्चर आया, नया परफॉर्मेंस स्टाइल आया, वहाँ से हम देख रहे हैं कि नाटकों की आधुनिकता हम वहाँ से हम मार्क करते हैं और पहला हम भारतीय आधुनिक नाटक हम मानते हैं कि हरसिम लेबेदेव
एंड एक सेठ गोलक चंद हैं बंगाल के, उनके दोनों के आपसी सौजन्य से एक नाटक खेला जाता है जिसका नाम होता है लव इज द बेस्ट डॉक्टर, और दूसरा नाटक है डिसगाइज। इस नाम के 2 नाटक खेले जाते हैं। इस नाटक की खास बात ये होती है कि ये बांग्ला भाषा में खेले जाते हैं। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये भारतीय नाटक है, क्योंकि इससे पहले जो भी नाटक हो रहे हैं वो अंग्रेजी में हो रहे हैं और अंग्रेजी के नाटक हो रहे हैं। तो ये नाटक भी हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी राइटर का लिखा हुआ नाटक नहीं है, लेकिन जिस भाषा में इसको खेला जा रहा है वो भाषा हिंदुस्तानी है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक तरीके से आधुनिकता की शुरुआत और आधुनिक भारतीय नाटक की शुरुआत होती है। अब आधुनिकता के कुछ लक्षण हैं। आधुनिकता का जो एक लक्षण है वो ये है कि आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, विज्ञान, वैज्ञानिक चेतना होनी चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए। आप सेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तभी आप देखिएगा कि ये जो आधुनिक नाटक हैं, इसमें कथा बदल जाती है। अब कहानी राजा-रजवाड़ों की नहीं रह जाती है, अब कहानी एक आम आदमी की हो जाती है। जैसे आप देखिएगा कि नवान्य में हम कहानी उस किसान की देखते हैं। सो वहाँ पे कोई राजा-रानी ही जैसे हम इंद्र सभा में इंद्र जो है और गुलफ़ाम जो है वो नायक है और लाल परी नायिका है और इंद्र जो है वो इंद्र की सभा में वो खेला जा रहा है। सो इंद्र जो है वो देवलोक का है और गुलफ़ाम जो है वो एक राजकुमार है। सो ये किसी राजकुमार की कथा नहीं रह जाती है अब एनीमोर। अब जो कथा है, कहानी है वो कॉमन मैन की हो जाती है एंड रीज़निंग उसको लीड करने लगता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट लीड करने लगता है। सो ये वैज्ञानिक चेतना, ये सवाल करना, कैपिटल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, पैसा। एंड कैपिटल आप देखिए कि एक तरीके से डेमोक्रेसी भी लेकर के आता है। डेमोक्रेसी कैसे लेकर के आता है? मतलब कि जिसके पास परचेज़िंग कैपेसिटी है, वो परचेज़ कर सकता है एंड उसका रिज़र्व राइट हो जाता है। जैसे आप सिनेमा घर में जाते हैं, सो सिनेमा घर जो है प्ले हाउस जो है वो बहुत डेमोक्रेटिक स्पेस है। क्योंकि आप वहाँ टिकट लेकर के जाते हैं, तो आपने अगर ₹200 खर्च किया तो हो सकता है आपको आगे वाली सीट और आप प्रथम पंक्ति में बैठे। सो जो ₹200 खर्च कर सकता है, वो प्रथम पंक्ति में बैठ सकता है। अब वो आपके बगल में बैठने वाला जो है, वो किसी जाति का हो सकता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी बैकग्राउंड का हो सकता है। उसको आप डिक्टेट नहीं कर सकते। सो आप देखिए कि एक तरीके से ये जो हायरार्की थी, जो कास्ट की हायरार्की थी, जो रिलिजन की हायरार्की थी, इस हायरार्की को इस कैपिटलिज्म एक तरीके से ब्रेक कर रहा है। सो एक तरीके से आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी भी लेकर के आ रहा है, एक तरह का डेमोक्रेटिक एक स्पेस क्रिएट हो। बट हम देख रहे हैं कि इस आधुनिकता में ये जो शुरू होता है यहाँ से हरसिम लेबेदेव से, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि नील दर्पण जैसा प्रोटेस्ट नाटक आ जाता है एंड फिर हम देख रहे हैं कि एक एक्ट है जहाँ से ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कंट्रोल एक्ट है, जहाँ नाटकों पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप वैसे नाटक नहीं कर सकते हैं जो स्टेट के खिलाफ। और नील दर्पण को रोक दिया जाता है एंड इस तरह के तमाम नाटक रोके जाते हैं उस एक्ट के तहत। एंड जब ये एक्ट आ जाता है, तो ये जो प्रोटेस्ट प्ले थे, नील दर्पण जैसे प्ले जो हो रहे थे, उस तरह के नाटकों पे रोक लग जाता है, तो अब जो नाटक करने वाले लोग हैं, नाटक की मंडलियाँ हैं, वो किस तरह का नाटक करें, ये बड़ा सवाल उठ जाता है। तब क्योंकि उस समय देखिए कि ये जो नाटक है, ये कमर्शियल एक्टिविटी है। ये इस नाटक में लोग पैसा लेकर के आते हैं, टिकट खरीद करके देखते हैं, नाटक को बनाने में पैसा लगता है। सो प्रोड्यूसर कोई ऐसा नाटक प्रोड्यूस नहीं करना चाहता है जो कि खेले जाने के बाद रोक दिया जाए। तो अब किस तरह का नाटक प्रोड्यूस करे, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। एंड देन हम देख रहे हैं कि वहां से एक बड़ा टेक्टोनिक हिस्टोरिकल शिफ्ट है भारतीय नाटक में। और भारतीय नाटक ये जो पहले प्रोटेस्ट का नाटक था, जिसमें प्रोटेस्ट आ गया है, या जिसको कह लीजिए कि आप पॉलिटिकल नाटक, पहला पॉलिटिकल नाटक नील दर्पण है, प्रोटेस्ट नाटक है। सो ये जो प्रोटेस्ट आ गया था, इस पे जब प्रतिबंध लगा दिया गया, तो हम देख रहे हैं कि नाटक एंड प्रोड्यूसर जो है शिफ्ट कर जाते हैं इतिहास और मिथक की तरफ, हिस्ट्री एंड मिथ की तरफ। क्योंकि मिथ एक ऐसी बात थी जिस पे प्रतिबंध लगाना किसी भी सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य था, और हिस्ट्री भी एक ऐसी चीज थी जिस पे प्रतिबंध लगाना बड़ा मुश्किल था।
या जिस पे ये कहना कि ये देश के हित को खराब करने वाला है, ये थोड़ा-सा डाउटफुल था। क्योंकि जैसे ही आप कोई हिस्टोरिकल नाटक करते हैं, हमारे पास एक तरीके से एक शेल्टर मिल जाता है कि हम ये कहते हैं कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजा अकबर ने कहा था या ये महाराणा प्रताप ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सो एक तरीके से आप उस जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध से आप बच जाते हैं। सो हम देख रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप या ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो नाटक पे पैसे लगा रहे हैं, वो हिस्ट्री एंड मिथ के दायरे में, मिथिकल नाटकों में पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। और हिस्ट्री एंड मिथ का एक पूरा दौर चलता है आफ्टर नील दर्पण। और फिर आप देखिएगा कि उसी में हम देख रहे हैं कि डीएल रॉय हैं, उसी में गिरीश चंद्र घोष जैसे लोग हैं। पूरा अगर आप मराठी नाटकों की अगर आप परंपरा देखिएगा, तो आप देखिएगा कि उसमें माइथोलॉजी और हिस्ट्री फ्रॉम बिगिनिंग प्रिवेल कर रहा है। अगर आप दक्षिण भारत के नाटकों को देखिएगा, तो वहाँ पे भी आप देखिएगा कि माइथोलॉजी और हिस्ट्री प्रिवेल कर रहा है। सो अगर आप एक पैन इंडिया अगर आप नाटकों को देखिएगा, तो देखिएगा कि हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी जो है वो मेन सब्जेक्ट है एंड उसी के अराउंड नाटक खेला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इतिहास और मिथक के द्वारा बात कही जा रही है और उसी के दायरे में बात कही जा रही है। और शुरू में हम देख रहे हैं कि ये इतिहास इतिहास की तरह है, मिथक मिथक की तरह है। बट स्लोली आप देखिए कि उसमें रेडिकल चेंजेस आने शुरू होते हैं। वो शुरुआती चेंजेस आते हैं फॉर्म के स्तर पे, जहाँ हम देख रहे हैं कि गिरीश चंद्र घोष जैसे लोग हैं, जो यात्रा जैसे फॉर्म की तरफ इंक्लाइन होते हैं और यात्रा जैसे फॉर्म को अपने नाटक का हिस्सा बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसी हिस्ट्री एंड मिथ के दायरे में हम देखते हैं कि ये जो नेशनलिज्म का सवाल है, ये राष्ट्र का सवाल है, वो सवाल आ जाता है। और तब हम देखते हैं खाडिलकर का प्ले कीचक वध जैसा प्ले हम देखते हैं, जहाँ कीचक जो आप महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो विराट पर्व आता है महाभारत में, जहाँ की अज्ञातवास में पांडव हैं। एंड वहाँ पे हम देख रहे हैं कि भीम जो है वो रसोइया बना हुआ है। अर्जुन जो है वो शिक्षा देने का काम करता है, द्रौपदी जो है वो उसके श्रृंगार प्रसाधन का बाल बनाने का बेसिकली काम करती है। इस तरीके से हर कोई अपने-अपने काम में लगा हुआ है। ये जो दोनों भाई हैं वो अ, अश्वशाला में और पशुओं की देखभाल में लगे हुए हैं। सो ये जो अज्ञातवास का समय है और ये जो राजा विराट का जो दरबार है, वहाँ पे जो विराट की पत्नी है, उसका भाई है कीचक। वो द्रौपदी पे उसकी नज़र पड़ती है एंड वो द्रौपदी को चेज़ करना शुरू करता है एंड द्रौपदी को प्रपोज़ करना शुरू करता है। एंड कीचक इतना शक्तिशाली राजा है कि राजा विराट भी उससे डरता है और उसकी बहन भी उससे भय खाती है। एंड फाइनली एक दिन कीचक जो है वो द्रौपदी को अपने कक्ष में भेजने का अ, आदेश दे देता है अपनी बहन को और कहता है कि इसको मेरे कक्ष में भेजो। एंड अब द्रौपदी संकट में है कि द्रौपदी इन 5 पतियों के होते हुए कैसे कीचक के पास चली जाए। सो अपने पतियों से कहती है। सो पति भी जो है अपने अज्ञातवास में है, तो वो अपनी पहचान जो है वो छिपा करके ही रखना चाहते हैं, तो कोई भी बहुत उस तरीके से सामने नहीं आता है। बट फाइनली हम देखते हैं कि भीम और अर्जुन जो है, वो कीचक के साथ युद्ध करते हैं और उस युद्ध में कीचक मारा जाता है। सो आप देखिए कि ये जो खाडिलकर का नाटक कीचक है, इसी पृष्ठभूमि पे, इसी मिथ के पृष्ठभूमि पे लिखा जाता है। बट इस मिथ की पृष्ठभूमि में हम देख रहे हैं कि उसमें नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म का टोन है। और कीचक को जो खाडिलकर लिख रहे हैं, तो वो उसको उस तरीके से लिखते हैं कि कीचक लॉर्ड कर्जन है। सो कीचक को बनाया जाता है लॉर्ड कर्जन और द्रौपदी की कल्पना की जाती है भारत माता की तरह, कि वो नेशन है। सो इस नेशन पे लॉर्ड कर्जन की नजर है और भीम और अर्जुन जैसे बहादुर योद्धा जो भारत के वीर हैं, जो सपूत है, वो उस लॉर्ड कर्जन को मारते हैं। जिस तरीके से कीचक का वध किया गया था, वैसे लॉर्ड कर्जन का वध किया जा रहा है। सो आप देखिए कि इसी हिस्ट्री एंड मिथ में एक तरीके से सिंबॉलिक हो जाता है, एलेगरी से भर जाता है एंड वहां पे नेशनलिस्ट टोन आ जाता है, जो आप हिंदी में देखिएगा प्रसाद के नाटक। सो जयशंकर प्रसाद के आप जितने भी नाटक देखिएगा, आप देखिएगा कि उसमें नेशनलिज्म का टोन है। बट वो नेशनलिज्म का टोन किस दायरे में है? हिस्ट्री और मिथ के दायरे में है, हिस्ट्री के दायरे में है।
सो प्रसाद का नाटक आप जन्मेजय का नाग यज्ञ देखिए तो मिथ है, आप स्कंदगुप्त देखते हैं वो हिस्ट्री है, हम ध्रुव स्वामिनी देखते हैं वो हिस्ट्री है। और बहुत इंटरेस्टिंगली आप देखिएगा कि जो प्रसाद जिस हिस्ट्री के खंड का चुनाव कर रहे हैं, काल खंड का चुनाव कर रहे हैं, वो गुप्ता काल है। गुप्ता पीरियड की हिस्ट्री है। एंड गुप्ता पीरियड की हिस्ट्री कैसी है? इसलिए गुप्ता पीरियड की हिस्ट्री है क्योंकि गुप्ता पीरियड को हम कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास में गोल्डन पीरियड के रूप में जान रहे हैं। जिस समय कला, संस्कृति, ताकत, विज़डम, ये तमाम चीज़ें अपने जिसको कहा जाए कि भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान, अ, भारतीय अध्यात्म, भारतीय कला, सब अपने चरम पे है। सो उस काल को वो अपने नाटक का जिसको कहा जाए कि कथानक में उस कालखंड को लेते हैं। उसको लेने के पीछे यही है कि ये जो भारतीय जो उस समय का लोक है, उस समय का जो मानव है, उसको वो ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा हिस्ट्री, तुम्हारा पास्ट कितना ग्रेट था एंड तुम आज ऐसे बैठे हो। तुम्हारे पास चंद्रगुप्त जैसा नायक था, तुम्हारे पास स्कंदगुप्त जैसा नायक था, तो तुम्हें चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त की तरह खड़ा होना है। एंड फिर हम देख रहे हैं कि ध्रुव स्वामिनी जैसा नाटक अगर आप देखिएगा, तो वहाँ पे प्रसाद का वो सबसे आखिरी नाटक है और प्रसाद के बाकी नाटकों से बहुत भिन्न है, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रसाद यहाँ पे एक तरीके से उस सामाजिक बदलाव, धर्म के अंदर बदलाव, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जहाँ हम आखिरी में देखते हैं कि एक पुरोहित जो है, वो ध्रुव स्वामिनी को ये इजाज़त देता है कि वो दूसरा विवाह कर सके। सो हिंदू धर्म में ये दूसरे विवाह की रीति नहीं थी, प्रथा नहीं थी। सो आप देखिए कि वहाँ पे दूसरे विवाह की बात की जा रही है। अब इसका प्रभाव आप देखिएगा कि ये जो पुनर्जागरण है, जो बंगाल में पुनर्जागरण का काल है, जिसमें रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इनकी जो परंपरा है एंड इनका जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार और समाज सुधार का कार्य है, उसका भी प्रभाव हम देख रहे हैं कि मिलता है। और बनारस एक बड़ी मज़ेदार जगह है, जहाँ आप देखिएगा कि ये जो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का जो एक पूरा मूवमेंट था, उसका एंड बनारस का जो सनातन धर्म है, उसका हमको कॉन्फ्लिक्ट बहुत साफ-साफ नज़र आता है। और वो आप देखिएगा कि भारतेंदु के काल में जहाँ भारतेंदु एक तरफ सनातन धर्म की हिमायत करते हैं और दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज है, उसकी एक तरीके से कटु आलोचना भी हमको मिलती है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट मिलता है। बट सेम टाइम हम देख रहे हैं कि ये जो समाज सुधार और धर्म सुधार की बात की जा रही थी, उसका रिफ्लेक्शन भी हमको मिलता है प्रसाद में। इसीलिए ध्रुव स्वामिनी बहुत प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण नाटक के रूप में हम रीड करते हैं इसको। सो आप देखिए कि ये नेशनलिस्ट टोन आ जाता है, नेशनलिज्म एक बहुत ही बड़ा इश्यू बन जाता है। बट आप देखिए कि ये जो नेशनलिज्म का इश्यू है, ये हिस्ट्री एंड मिथ के दायरे में है। अब आप देखिए कि यहाँ से एक बहुत बड़ा चेंज है एंड वो चेंज हमको दिखता है प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। एंड मैं प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि यही वो समय है और यही वो आधार है, ज़मीन है जिस पे आईपीटीए खड़ा हो। सो आईपीटीए के खड़े होने को आप पीडब्ल्यूए से, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से आप बहुत अलग करके नहीं आ सकते। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का की खास बात क्या थी कि ये जो 1936 में बना, इसका जो मैंडेट था, मैं वो मैंडेट आपके सामने एक कोटेशन में पढ़ रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का लखनऊ मैनिफेस्टो है 1936 का। उसमें कह रहा है कि वी बिलीव दैट द न्यू लिटरेचर ऑफ इंडिया must deal with the basic problem of our existence today, the problem of hunger and poverty, social backwardness, and political subjection, all that drags us down to passivity, inaction, and unreason. We reject as reactionary. All that arouse in us the critical spirit which examine institutions and customs in the light of reason, which help us to act, to organize ourselves, to transform, we accept as progressive.
ये लखनऊ मैनिफेस्टो पीडब्ल्यूए का 1936 का मैंने कोट पढ़ा। अब इस कोट में क्या कह रहा है कि इसको अगर मैं हिंदी में करूँ तो बहुत जल्दी-जल्दी अगर मैं हिंदी करूँ इस अंग्रेज़ी का, तो कह रहा है कि वी बिलीव दैट द न्यू लिटरेचर ऑफ इंडिया मस्ट डील विद द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ आवर एक्जिस्टेंस टुडे। कह रहा है कि ये जो हमारा जो न्यू लिटरेचर है, ये जो हमारा नया जो साहित्य है, उसका मकसद है कि वो जो हमारा बेसिक हमारा जो आज के मूलभूत जो हमारी समस्याएँ हैं, जो हमारे एक्जिस्टेंस का जो सवाल है, उसके बारे में बात करे। and problem of hunger and poverty, social backwardness and political subjection. So वो हमारे समय की बात करें, जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो सोशल बैकवर्डनेस है, सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है एंड ये जो राजनीतिक जो उथल-पुथल है, जो एक बदलाव हो रहा है, उथल-पुथल है, उसके बारे में बात करें, जो हमारे समय का यथार्थ है। All that drags us down to passivity, inaction, and unreason, we reject as reactionary. वो सब जो हमें पीछे की तरफ खींचता है, जो हमें पैसिव करता है, जो हमें इनएक्शन की तरफ ले जाता है, जो हमें अकर्मण्य बनाता है, जिसमें कोई रीजन नहीं है, जिसमें रीजनिंग नहीं है, जिसमें कोई तर्क नहीं है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं एज रिएक्शनरी। मतलब हम रिएक्शनरी की तरह उस इन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं जो हमें पीछे की तरफ खींच रही हैं। ऑल दैट अराउज इन अस द क्रिटिकल स्पिरिट, जो हमारे अंदर जो बातें पैदा हो रही हैं वो हमारी क्रिटिकल स्पिरिट है, हमारा क्रिटिक करने की जो हमारी क्षमता है, व्हिच एग्जामिन इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम इन द लाइट ऑफ रीजन, जो इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स को रीजन तर्क के आधार पे तर्कशील समाज की जो बात करता है, which help us to act, to organize ourselves। ये जो रीजन है वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें, टू ट्रांसफॉर्म, हम अपने आप को बदल सकें। वी एक्सेप्ट एज प्रोग्रेसिव, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। सो आप देखिए कि पीडब्ल्यूए क्या बात कर रहा है, पीडब्ल्यूए बात कर रहा है कि जो हमारे समय का यथार्थ है, हमारे समय का जो सच है, हमें उसके बारे में बात करना चाहिए। चाहे वो सामाजिक कुरीतियाँ हों, सामाजिक पिछड़ापन हो, इनइक्वालिटी हो, उसके बारे में हमें बात करना चाहिए और रीज़न से बात करनी चाहिए, रीज़निंग के साथ। सो हम तर्कशील समाज वाले लोग हैं, हम तर्क पे हमारा साहित्य, हमारी कला जो है वो तर्क के आधार पे टिकी हुई है। एंड हम उन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं जो हमें पीछे ले जाती हैं, जो हमें इनएक्टिव करती हैं। अब इनएक्टिव क्या चीज़ें कर रही थी और कौन-सी बातें थी जो इनएक्टिव कर रही थी? अब आप देखिए कि जो प्रसाद का नाटक है, उस नाटक के एक तरीके से आप देखिए कि बिल्कुल खिलाफ बात की जा रही है और हम जान रहे हैं कि इसकी अध्यक्षता जो है प्रेमचंद जैसे कथाकार ने की लखनऊ अधिवेशन की और प्रेमचंद इसके एक अगुआ थे। एंड हम प्रेमचंद की राइटिंग में देखते हैं कि वो यथार्थ किस तरीके से आया है, वो रीजनिंग, वो तर्क किस तरीके से आया है और किस तरीके से वो सर्वहारा की बात कर रहा है और किस तरह से अपने समय की बात कर रहा है। सो बिल्कुल यथार्थ के दायरे में बात कर रहा है और प्रसाद जो है हिस्ट्री के दायरे में बात कर रहा है। हिस्ट्री के साथ क्या खतरा है कि हिस्ट्री हमें हिस्ट्री में एक नॉस्टैल्जिया होता है और हिस्ट्री में एक ताकत होती है उस नॉस्टैल्जिया में कि हमें वो पीछे खींच के ले जाता है। एंड ये जो हिस्ट्री में पीछे खींचने की जो ताकत है, वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जिसको कि ये कह रहे हैं कि वो हमें इनएक्शन की तरफ ले जाती है। मतलब हम उसी ग्लोरी में खोए रहते हैं कि अरे हमारे पास चंद्रगुप्त था, हमारा पास्ट इतना ग्लोरियस था। सो हम अपने सिर्फ पास्ट के बारे में हम बात करते रहते हैं, हम अपने वर्तमान को देखते नहीं हैं और वर्तमान में जो कुछ घट रहा है उस पे रिएक्ट नहीं करते हैं। सो आप देखिए कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन इसको बुरी तरीके से रिजेक्ट करता है और कहता है कि हम एक प्रोग्रेसिव समाज की बात कर रहे हैं, हम अपने वर्तमान की बात कर रहे हैं और तर्क के आधार पे बात कर रहे हैं। सो एक मैंने आपको ये पीडब्ल्यूए का ज़िक्र किया कि कैसे यहाँ से एक तरीके से आप देखिए कि यथार्थवादी राइटिंग जिसमें कि हमारा अपना समय दिखना शुरू होता है, उसके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। दूसरा मैं आपके साथ एक एनुअल रिपोर्ट है आईपीटीए की 1946 1946 का एक एनुअल रिपोर्ट है, मैं उसको यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। Those who grouped together
in our movement were inspired by a deep and abiding faith that our ancient culture cannot be allowed to die, that it must be used to serve and save our people. The art can and uh, should flourish not as weapon of luxury, but as a mean of portraying life and reality of our people, uh, uh, of our people, of reviving their faith in themselves and their past, and the rousing them to the will to live and the will to be free. अब आप देखिए कि ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग एनुअल रिपोर्ट है 1946 इप्टा का एक तरीके से रेजोल्यूशन है एंड इसमें क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है कि those who grouped together in our movement were inspired by a deep and abiding faith that our ancient culture cannot be allowed to die. कि जो भी हमारे साथ जो लोग भी इकट्ठा हुए, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस यकीन के साथ जुड़े हुए हैं कि जो हमारा एंशिएंट कल्चर है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसको हम मरने नहीं देंगे। That it must be used to serve and save our people. ये इसके माध्यम से हम अपने लोगों को सर्व करेंगे एंड उनको सेव करने का प्रयास करेंगे। The art can and should flourish not as wealth, not as weapon of luxury, but as a mean of portraying life and reality of our people. मतलब ये कह रहा है कि जो आर्ट का, कला का मकसद है कि वो ऐसे नहीं फ्लरिश करेगा, लग्जरी की तरह नहीं फ्लरिश करेगा। कला कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि उसका मकसद है कि वो अपने लोगों को उनके जो उनकी आकांक्षा है, उसके ऊपर वो खड़ा उतरे एंड उसके लिए वो सर्व करे। सो आप देखिएगा कि ये जो इप्टा के 1946 का जो ये रेजोल्यूशन है एंड ये जो एनुअल रिपोर्ट है, उसमें आप देखिएगा कि वो बात कर रहा है अपने एंशिएंट कल्चर की, अपने फेथ की एंड अपने लोगों की, और सेम टाइम वो बात कर रहा है कि कला का काम लग्जरी नहीं है, बल्कि अपने लोगों को लोगों की आकांक्षाओं को सर्व करना ये कला का माध्यम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको थोड़ा-सा रुक करके इसकी तरफ भी देखना चाहिए कि हमने कहाँ क्या हमारी क्या ताकत थी और वो ताकत कैसे हमसे एक तरीके से छिन गई। अब मैं ज़रा-सा आपसे बात करूँगा कि आप देखिए कि ये जो 1943 में जो आईपीटीए बन रहा है, इससे पहले मैंने पीडब्ल्यूए का भी ज़िक्र किया एंड आपसे इप्टा की एक एनुअल रिपोर्ट की का भी कोट मैंने आपके सामने रखा। कि ये जो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का ये जो पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हो रहा है, वो अकाल के बैकड्रॉप में खड़ा हो रहा है और हम इंपीरियलिस्ट फोर्सेस से लड़ रहे हैं। हम कॉलोनाइज्ड करने वाले, हम ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए खड़े होते हैं, इकट्ठा होते हैं और तभी वो इतना बड़ा मूवमेंट बन पाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि सबसे इनोवेटिव काम था इप्टा का एंड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इप्टा का था, वो ये कि पहली बार हम देख रहे हैं कि इस कल्चरल मूवमेंट में, आधुनिक कल्चरल मूवमेंट में इप्टा इस बात को मार्क कर पाती है कि अगर हमें दुश्मन से लड़ना है, तो हम दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन के हथियार से नहीं लड़ सकते। हमको अपना हथियार बनाना होगा। सो अब आप देखिए कि ये जब कॉलोनाइजर से लड़ने की बात कर रहे हैं एंड कॉलोनाइजर्स के अंग्रेजों के खिलाफ, इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उनका माध्यम क्या है? वो किस माध्यम से लड़ना चाह रहा है? वो किस हथियार से लड़ना चाह रहा है? तो हम देख रहे हैं कि वो अपने फोक एंड ट्रेडिशन की तरफ जा रहा है। वो लोक और परंपरा की तरफ जा रहा है एंड लोक और परंपरा की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि उस समय का जो आधुनिक नाटक था, उस समय का जो प्रोसिनियम का नाटक था, उस पे अंग्रेजों का प्रभाव था। वो अंग्रेजों के नाटकों से प्रभावित नाटक थे।
सो अगर आपको अंग्रेज़ों से लड़ना है, अंग्रेज़ों के खिलाफ बात करनी है, तो आपको ऐसे बात करनी होगी जो आपका अपना तरीका हो। तो हम देख रहे हैं कि इब्टा लोक और परंपरा की तरफ जाता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि नवान्य में बाउल जैसी शैली है। बाउल जैसी शैली का प्रयोग किया गया है। आप नवान्य की बातें अगर आप भाषा का स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें ग्रामीण बोली, स्थानीय लोकल भाषा का इस्तेमाल है। नेमीचंद जैन जब उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वो उसके अपने भूमिका में लिखते हैं कि एक ऐसा नाटक है जिसका ट्रांसलेशन कर पाना असंभव है। मैंने सिर्फ प्रयास किया है कि हिंदी पाठकों तक इसका भाव लेकर के आ पाऊँ, क्योंकि इसकी भाषा इतनी कोलोकियल है, इतनी लोकल है कि उसकी हिंदी में उसको जब ला रहे हैं तो उसके बराबर उसकी तुलना में कोई वैसा शब्द या वैसी ध्वनि मुझे नहीं मिल रही है। तो उसको रिप्लेस उस ध्वनि को रिप्लेस कर पाऊँ। तो आप देखिए कि ये जो रीजन में जाने की है, ये जो कोलोकियल भाषा की बात है या जो ये जो फॉर्म की बात है कि जिसमें हम बाउल के एलिमेंट देख रहे हैं, ये कौन-सी बात है? ये ब्रिटिशर्स के पास नहीं था। ये पूरी भारतीय पद्धति थी, भारतीय तरीका था, भारतीय बोली थी, भारतीय लोक था, जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि कॉलोनाइज़र का प्रभाव नहीं था। सो उसको इतना हथियार बनाता है। आप याद कीजिए कि आंध्र प्रदेश की जो इप्टा की जो शुरुआती मंडलियाँ हैं, वो बुर्रा कथा जैसे फ़ॉर्म को अपने नाटक का फ़ॉर्म बनाती हैं। एंड उस बुर्रा कथा के माध्यम से हम देख रहे हैं कि उस समय के जो समस्या है, उस समय का जो किसान है, मज़दूर है, उसके बारे में बात की जा रही है। महाराष्ट्र में अगर आप देखिए, तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ तमाशा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि पवाड़ा है। सो तमाशा जो कि एक तरीके से वहाँ का जो कोल्हाटी समुदाय है, जो बिल्कुल दलित समुदाय है, उसके द्वारा किया जाने वाला परफ़ॉर्मेंस और गाया जाने वाला गीत है, उसको अपना वेपन बनाता है। एंड दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पवाड़ा, अगेन मार्जिनलाइज़्ड सोसाइटी के द्वारा गाया जाने वाला अपनी वीरता की गाथा गाया जाने वाला फ़ॉर्म है। उस फॉर्म को वो अपने अपनी शैली बनाता है एंड उसके माध्यम से वो इस इंपीरियलिस्ट फोर्सेस से लड़ता है। सो आज़ादी के पहले हम देख रहे हैं कि एकता की बहुत साफ-साफ समझ है कि हमें जो हमारे भारतीय जो तत्व हैं, भारतीय जो शैलियाँ हैं, उनसे हमको अपने लिए सामग्री लेनी है एंड उस सामग्री के माध्यम से हमको अपने नाटकों में अपने वर्तमान के बारे में सो बात हम वर्तमान के बारे में करेंगे, हम उसके संकट के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम जो बात करेंगे, उसकी शैली जो होगी वो हमारे जो अपनी परंपरा से आ रहे हैं, जिसमें भारतीयता की पहचान है, जिसमें मिट्टी की पहचान है, जिसमें बोलियाँ हैं। सो आप देखिए कि बोली लोक परंपरा की तरफ आप देखेंगे कि शुरुआती दौर से एकता का रुझान रहा। बट हम लेटर फेज़ में देख रहे हैं कि कैसे धीरे-धीरे ये जो हमारी ताकत होनी चाहिए, वो कैसे हमारे हाथ से विलुप्त होती जाती है, हमारे हाथ से चली जाती है। वो जानी कब शुरू होती है, जब 1953 में ये अकेडमीज़ बनती हैं। संगीत नाटक अकेडमी, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकादमी, 3 अकादमी बनती हैं नेहरू के टाइम में। और ये तीनों अकादमीज़ का काम क्या होता है? भारतीयता को खोजना एंड ऐसे भारत की तलाश करना जिसके ऊपर कॉलोनियल प्रभाव ना हो, जिसके ऊपर उपनिवेश का प्रभाव ना हो। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये तीनों अकेडमीज़ बनती हैं 1953, 54 एंड फिर हम देख रहे हैं कि उसके कुछ समय बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसी की अगली कड़ी जहाँ इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है। सो अब ये देखिए कि संगीत नाटक अकेडमी का मैंडेट क्या था एंड नाटक अकेडमी ने क्या किया? ये जो इप्टा का एजेंडा था, ये जो इप्टा के जो तरीके थे, संगीत नाटक अकेडमी या भारत सरकार को ये लगा कि ये वो तरीका है, ये वो जगह है जहाँ पे हम भारतीयता की खोज कर सकते हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि ये जो इप्टा का एजेंडा था, वो हम देख रहे हैं कि नेशन का एजेंडा हो जाता है। एंड उसमें एक अकादमी आ जाती है एंड नेशन की फंडिंग होने लगती है, अकादमी की फंडिंग होने लगती है एंड इतना का एजेंडा जो है एक तरीके से पूरी तरीके से एक गवर्नमेंट एजेंडा में हाईजैक हो जाता है एंड फिर धीरे-धीरे हम भी करते क्या है कि हम ये जो हमारी ताकत थी हम उसको अपने से जाने भी देते हैं, उसको छोड़ देते हैं।
सो आप देखिए कि ये जो फ़ोक एंड ट्रेडिशन जो है, वो भारत सरकार के सरकारी योजनाओं की चीज़ होके रह जाती है। इप्टा के व्यवहार की उतनी चीज़ें रह नहीं जाती। कहीं-कहीं हमको देखने को मिलता है जब हम पटना इप्टा की ही प्रस्तुतियों की अगर बात करें, तो जब हम मुक्ति पर्व जैसा नाटक देखते हैं, तो वहाँ हमको उस फ़ॉर्म की ताकत हमको नज़र आती है। या जब हम दूरदेश की कथा जैसा नाटक देखते हैं, तो उसमें जो पूरे गीत हैं, उसकी जो पूरी गायन शैली है, वहाँ पे हम देखते हैं कि उस लोक एंड परंपरा से हमने वहाँ पे बहुत कुछ लिया है। बट आप देखिएगा कि जो प्रदर्शन की जो शैली है, उसमें हम एक तरीके से बहुत ही अर्बन सेंट्रिक हमारी परफॉर्मेंस की शैली हो जाती है। एंड ये जो हमारे लोक कला के तत्व थे, लोक कथा, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। एक और आखिरी बात मैं कहूँगा, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय मैं देख रहा हूँ काफ़ी हो गया है, सो थोड़ा सवाल-जवाब भी लेंगे। इप्टा का एक टैग लाइन है, अ इप्टा की वो टैग लाइन है, वो ये है, मैंने कहाँ कहीं लिखा भी है कि उम, इप्टा की नायक जनता है। सो हम पीपल की बात करते हैं, जनता की पीपल्स थिएटर की बात करते हैं। इसको भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि ये जो 1943 का जो पीपल था, 2020 का पीपल कैसा है? क्या जो पीपल की अवधारणा थी, जो लोक की अवधारणा थी, जो जन की अवधारणा थी, 1943 या आज़ादी के तुरंत बाद कुछ समय तक जो हमारी जो जन की जो परिभाषा रही, वो आज 2020 में जन की परिभाषा बदली है क्या? मुझे लगता है कि वो बहुत मैसिवली बदली है। 1990 के बाद से आप देखिएगा कि ये जो पीपल्स की परिभाषा है, ये बहुत तेज़ी से बदली है। सो अब समय आ गया है कि अ, लगभग इस बात को बदले हुए भी 2000 से तो हम देख रहे हैं कि हम ग्लोबल हो जाते हैं पूरी तरीके से। सो ग्लोबलाइज़्ड हुए भी हमें 20 साल हो गए और ग्लोबलाइज़ेशन की शुरुआत हुए 30 साल हो गए। सो ये बहुत लंबा अरसा है, 1 चौथाई सदी है। सो अब ये समय है, राइट समय है कि जब हमें रुक करके ये ज़रा पीपल को फिर से डिफाइन करने की ज़रूरत है। ये जो हमारी टैग लाइन है कि इप्टा की नायक जनता है, ये जनता क्या है? कौन-सी जनता है? हम अपने नाटक किस जनता के लिए कर रहे हैं? हमारी ये जो जनता का दायरा है उसमें कौन-कौन आता है? इस पे भी हमको ज़रा सोचने की ज़रूरत है। ये आइडिया ऑफ पीपल, पीपल क्या है? इसको ज़रा-सा एक बार रिविज़िट करने की ज़रूरत है। सो मैं और भी कई सारी बातें करना चाहता था, जो इस परिप्रेक्ष्य में करना चाहता था, बट मुझे लग रहा था कि पहले ये बातें करनी ज़रूरी है क्योंकि इसका संदर्भ मुझे आज के समय में ज़्यादा समझ में आता है एंड मुझे लगता है कि ये जब हम 80 साल के होने को आए हैं, हमें एक बार रुक करके अपने जिसको कहा जाए कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी थिएटर की, रंगमंच की जो हमारी समझ थी, उसको एक बार वापस देखने की ज़रूरत है और उसे देखते हुए हमें आने वाले समय में किस तरह का रंगमंच करना चाहिए, रंगमंच की दिशा कैसी हो, हमारे सामने संकट क्या है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। सो थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने शायद मीन किया होगा, मेरी बात का कुछ अर्थ निकला होगा। अब कुछ सवाल हैं तो 2-4 सवाल पे हम लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने रखी पूरे इफ्ता आंदोलन को लेकर, इफ्ता के पहले से और आज की इफ्ता के बारे में। एक जो सवाल आया कि आधुनिक रंगमंच में सौंदर्य की दृष्टि में बदलाव कब से आया? सौंदर्य दृष्टि में बदलाव, इफ्ता के आने से या उसके पहले से आ गया था? जिस जिस अ ये देखिए जो क्लासिकल हमारी सौंदर्य की परिभाषा है, जिसको कि हम शिल्प शास्त्र, नाट्य शास्त्र, जो शास्त्रों के आधार पे जो हम व्याख्यायित करते हैं, वो आप देखिएगा सौंदर्य की परिभाषा समय-समय पे बदला है। जैसे आप देखिएगा एक क्लासिकल फ़ेज़ है, क्लासिकल फ़ेज़ के बाद हम देख रहे हैं कि परंपरागत नाटकों का एक फ़ेज़ है, जो आप 10वीं 11वीं शताब्दी से शुरू होता है।
और फिर भक्ति मूवमेंट में आप देखिएगा कि एक अनदर फेज शुरू हो जाता है। सो वहां पे भी सौंदर्य बदलता है। सो आप दक्षिण भारत की तरफ आप जाएंगे तो आप देखिएगा कि परंपरागत नाटक और संस्कृत नाटक एंड लोक नाटकों का एक मिश्रण हमको देखने को मिलता है। तो पूरा एस्थेटिक्स उसका सौंदर्य बदल जाता है। फिर सौंदर्य बदलता है आधुनिकता के साथ। सो आधुनिकता में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कला में। सो समाज जो है वो तर्कशील समाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम वैज्ञानिक समाज के बारे में बात कर रहे हैं। सो हमारा सौंदर्य भी उस वैज्ञानिकता, उस तर्क से डिक्टेट होने लगता है एंड हम उस आधार पे किसी चीज का आस्वादन लेने लगते हैं। सो आप देखिएगा कि समय-समय पे बदला है एंड आईपीटीएस से एक दूसरे किस्म का भारतीय नाटक में एक बदलाव आ रहा है। एंड वो बदलाव क्या आ रहा है? वो बदलाव हम देख रहे हैं कि ये जो जेंडर का पोजीशन है, ये पूरा जेंडर का पोजीशन बदल जाता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ नाटकों में औरतों का जो रोल है वो आदमी ही प्ले कर रहे थे। वो आप पूरे परंपरागत नाटकों में देख लीजिए, आप अपने लोक शैली में देख लीजिए। इवन हम आधुनिक नाटकों में भी देख रहे हैं कि आदमी ही औरतों का रोल कर रहे हैं। इप्टा का एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा कि वो औरतों को फोरफ्रंट पे लाता है। और आप ये मत भूलिए कि इप्टा की जो पहली अध्यक्ष हैं वो अरविंद डी सिल्वा, वो महिला है, श्रीलंकन वुमन है। वो श्रीलंका से है एंड वो औरत है। दूसरा तो आप देखिए कि इप्टा का जो ये जो काम था कि एक तो पूरा जेंडर का डिस्कोर्स ही बदल देता है इप्टा। उस एस्थेटिक्स को ये जो कुलीन का जो आइडिया था, ये जो एलीट का आइडिया था, वो पूरा एलीट का आइडिया बदल जाता है। हम देख रहे हैं कि हेमांगु विश्वास जैसा हमारा नायक होता है जो कि गांवों से आता है। सो ये इप्टा की देन है। आप देखिए कि बुर्रा कथा जैसा फॉर्म जो है वो फोर फ्रंट पे आ जाता है। हम देख रहे हैं कि पवड़ा जैसा फॉर्म आ जाता है। तो ये जो पवड़ा का एस्थेटिक्स है वो मेन स्ट्रीम का एस्थेटिक्स बन जाता है। हम देख रहे हैं कि बुर्रा कथा का ये जो लोक का एस्थेटिक्स है वो हम देख रहे हैं कि अर्बन एस्थेटिक्स में तब्दील हो जाता है। हम देख रहे हैं कि ये जो महिलाएं जो अब तक बहुत पीछे थी वो फोर फ्रंट पे आ जाती हैं। आप याद कीजिए दीना गांधी को, शांता गांधी को, आप शीला भाटिया को। सो आप देखिएगा ये सब दीज आर इप्टा वुमेन। ये इप्टा के फोर फ्रंट की औरतें हैं। आप याद कीजिए तृप्ति मित्रा को। सो आप देखिएगा कि ये जो मिडिल क्लास वुमेन थी वो एकदम से मूवमेंट में आ जाती है एंड फोर फ्रंट पे आ जाती है। एंड वहीं से आप देखिए कि जो आज थिएटर में जो औरत इतनी पावरफुल हुई है उसके पीछे यही लोग हैं। एंड इन्हीं की वजह से आज जो भी औरतें खड़ी हैं उसमें शांता का देन है, उसमें दीना का देन बड़ा योगदान है। तो आप देखिए कि पूरा का पूरा एस्थेटिक्स ही बदलता है। क्योंकि जैसे ही ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति बदल जाएगा, सौंदर्य भी बदल जाएगा। सो ये जो ड्राइविंग सीट पे आदमी बैठा हुआ था और आदमी हर चीज को कंट्रोल कर रहा था, हम देख रहे थे कि उस पावर पोजीशन में औरतें भी आने लग रही हैं। सो जैसे ही औरतें आ रही हैं, उनका दृष्टिकोण, उनका सौंदर्य भी एक सौंदर्य हो जा रहा है। फिर आप देखिए कि दलितों का पार्टिसिपेशन हो जाता है, दलित फॉर्म आ जाते हैं। सो दलित फॉर्म का एस्थेटिक्स यानी जो दलित एस्थेटिक्स है वो सेंट्रल एस्थेटिक्स हो जाता है, वो अर्बन एस्थेटिक्स हो जाता है। सो सौंदर्य भी बड़े रूप में बदलता है। बट ये सौंदर्य का बदलना हर काल में होता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इप्टा से हुआ है। इप्टा से एक डिफरेंट किस्म का सौंदर्य पैदा हुआ है, बट उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि सौंदर्य बदल। एक सवाल हमारी नूर जहीर हैं, आप जानते भी होंगे, उन्होंने एक सवाल जी। भेजा है। पहले तो आदाब किया है उन्होंने आपको, और उनका कहना है कि डज आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट चेंज आवर कंसेप्शन ऑफ ब्यूटी आर एस्थेटिक एप्रिसिएशन? एज प्रेमचंद हैज सेड, हमें सौंदर्य का मयार बदलना होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। मैं समझ तो गया हूं लेकिन फिर से डज सुनना चाहता आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट चेंज आवर कंसेप्शन ऑफ ब्यूटी आर एस्थेटिक एप्रिसिएशन? मैंने एक बात नहीं की जो रियलिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो एक तो आप देखिए कि रियलिज्म में एक साइकोलॉजिकल रियलिज्म है, एक हम कह रहे हैं सोशल रियलिज्म है।
और एक रियलिज्म है जिसको सोशलिस्ट रियलिज्म भी कहते हैं। सो हम जो नाटक करते हैं, हमारा जो आइडियोलॉजिकल सरोकार है, वो निश्चित रूप से उसके पूरे एस्थेटिक्स को बदल रहा है, एंड उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उत्पल दत्त का। सो उत्पल दत्त क्या कर रहे हैं? उत्पल दत्त अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ही पॉलिटिकल नाटक करने वाला व्यक्ति हूँ और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का नाटक करने वाला व्यक्ति हूँ। और उत्पल दत्त के बारे में हम जानते हैं कि जब-जब वो चुनाव आता था, वो नुक्कड़ नाटक भी करते थे, और जिसको कहा जाए कि बिल्कुल प्रोपेगेंडा नाटक, जहाँ कि वो कहते थे कि भैया ये मसला है एंड कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दो। हाँ, सो वो एक तरीके से आप देखिए कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल नाटक कर रहे हैं। बट जो उनका एस्थेटिक्स का चुनाव है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ वो बात कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट, आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो इप्टा भी ज्वाइन करते हैं। और इप्टा ज्वाइन करने की जो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि उनसे सलील चौधरी रिक्वेस्ट करते हैं, और उस समय निरंजन सेन इप्टा के अध्यक्ष होते हैं, तो निरंजन सेन बहुत परसू करते हैं, प्रेशराइज करते हैं एक तरीके से उत्पल दत्त को और सलील चौधरी कि तुम इप्टा क्यों नहीं ज्वाइन करते हो। उससे पहले उत्पल दत्त जो है वो शेक्सपियर के नाटक कर रहे हैं, अंग्रेजी नाटक कर रहे हैं, शेक्सपियरियन अंदाज में नाटक कर रहे हैं। सो ये इनके इंसिस्टेंस पे वो इप्टा में आते हैं, बट इप्टा का जो उनका जो साथ है वो कुछ 8 महीने का ही रह पाता है, एंड 8 महीने के बाद उसके कई सारे कारण हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि वो इप्टा छोड़ देते हैं। लेकिन जो इप्टा से उनको जो चीज़ मिलती है, वो ये मिलता है, ये जो वो आइडियोलॉजी एंड ये जो जनता के प्रति कमिटमेंट, अपनी आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट, एंड वहाँ पे वो देखते हैं कि कैसे ये हज़ारों हजार जनता के बीच जाते हैं और बात करते हैं। एंड एक तरीके से ये जो नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हम देख रहे हैं कि ये उस दौर से नुक्कड़ नाटक की शुरुआत है। एंड वहाँ पे भी नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट थिएटर जो है, वो उत्पल दत्त पहली बार स्ट्रीट थिएटर वहीं करते हैं, इप्टा में रह के। एंड उसके बाद उनको समझ में आता है कि मुझे स्ट्रीट थिएटर करना चाहिए। एंड उसके बाद वो लगभग 20-25 स्ट्रीट थिएटर, उन्होंने स्ट्रीट नाटक लिखे, नुक्कड़ नाटकों की रचना की एंड उसको खेला। बट जब वो आईपीटीएस से निकलते हैं और जब वो अपना थिएटर बनाते हैं, तब आप देखिए कि वो एक खास तरह के एस्थेटिक्स का चुनाव करते हैं अपनी आइडियोलॉजी को कहने के। उनका ये मानना है कि मैं तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में, मैं कम्युनिज्म के बारे में बात करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की बात करता हूँ। मैं अपनी आइडियोलॉजी को लार्जर ऑडियंस तक कैसे ले जाऊँ? तो लार्जर ऑडियंस तक मैं तभी ले जा सकता हूँ जब मेरा नाटक पॉपुलर हो, जब मेरा नाटक लोकप्रिय हो। तो आप देखिए कि उत्पल दत्त कल्लोल तो करते हैं, जिसको कहा जाए कि नाविकों की जो म्यूटिनी हुई थी, उस म्यूटिनी पे नाटक बनाते हैं। बट वो नाटक जिस ग्रैंडियोर के साथ किया जाता है, जिस पॉपुलर एलिमेंट के साथ किया जाता है, वो इसलिए उस पॉपुलर एलिमेंट के साथ किया जाता है, फुल ऑफ सरप्राइज, फुल ऑफ मैजिकल एलिमेंट, जिसको कहा जाए ग्रैंड एंड गाला प्रोडक्शन। उसके पीछे जो बड़ी वजह ये थी कि ये जितना पॉपुलर होगा, उतने ज्यादा लोग इसको देखने आएंगे, और जितने ज्यादा लोग देखने आएंगे, उतने लोगों तक मैं अपनी आइडियोलॉजी सीधे-सीधे पहुँचा सकता हूँ। सो आप देखिए कि वो पूरा उनका जो एस्थेटिक्स है, उत्पल दत्त जिस तरह के एस्थेटिक्स का चुनाव कर रहे हैं, वो अपने परंपरागत नाटकों से ले रहे हैं, एंड वो यात्रा के एलिमेंट से ले रहे हैं। यात्रा का नाटक है, कहते हैं कि गिरीश चंद्र घोष मेरा आइडियल है, एंड गिरीश चंद्र घोष के नाटकों में जिस तरह के मैजिकल एलिमेंट होते थे, जिस तरह के म्यूजिकल एलिमेंट होते थे, वो म्यूजिकलिटी, वो ग्रैंडियोर, वो मैजिकल एलिमेंट जो है, वो उत्पल दत्त अपने नाटकों के एस्थेटिक्स में लेकर के आ रहे हैं, एंड उसको वो कह रहे हैं कि ये जो पॉपुलर थिएटर है, वो पीपल्स थिएटर है। उसमें पॉपुलर एलिमेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं ना कि हमारा नाटक जन नाट्य है, लोक का नाटक है। एंड लोक का मतलब ही ये है कि वो जो जनप्रिय होगा, जो लोक के लिए होगा, जो लोक के कल्याण के लिए होगा। तो आप देखिए कि इस लोक शब्द में ही एक पॉपुलर एलिमेंट है। सो इप्टा का नाटक जो मुझे लगता है कि ये जो कमिटमेंट का नाटक है, जिसको कि लार्जर पीपल का नाटक है, इसको थोड़ा-सा पॉपुलर होना ही होगा।
तभी ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। एंड इसमें जिस तरीके से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम उत्पल दत्त से सीख सकते हैं कि कैसे कल्लोल में एक पूरा शिप आता है स्टेज पे एंड पूरा शिप मूव करता है। सो आप देखिए कि आप अंदाजा लगा लीजिए उस ग्रैंड्योर का। एंड वो ग्रैंड्योर सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है, वो किसी को जिसको कहा जाए कि फॉर आर्ट सेक नहीं है। वो उसमें अपने कोई कला का एंड अपने जिसको कहा जाए कि टेक्निकल स्किल का कोई महारत नहीं दिखला रहे हैं, बल्कि वो अपने टेक्निकल स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रीचेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो निश्चित रूप से आइडियोलॉजी को कहने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए शिल्प का चुनाव करना होगा। एंड जब हम अपने शिल्प का चुनाव करेंगे तो उसका एस्थेटिक्स भी डिफरेंट होगा, अलग किस्म का एस्थेटिक्स होगा ही होगा। एंड वो अलग तरीके से गाइडेड होगा एंड उसका गाइडिंग फोर्स पीपल होगा। एंड ऐसा मुझे लगता है कि उसमें शायद थोड़ा पॉपुलर एलिमेंट भी हो। आई डोंट नो मैं कितना आपको कम्युनिकेट कर पाया नूर जी। नहीं, नूर ज़हीर ने आपको शुक्रिया कहा है, तो शायद आपका जवाब अच्छा लगा। ये राकेश जी का सवाल है कि वर्ग और वर्ण में विभाजित समाज में शोषण इस वैश्वीकरण के दौर में भी जारी है। क्या हम आज जनता को संबोधित कर पा रहे हैं? सी वही तो हम बात मैंने कही, जो आखिरी में कही कि इप्टा की नायक जनता है। अब ये जो पीपल है इसको एक बार फिर से हमको डिफाइन करना, एक बार फिर से हमको उस लोक के बारे में सोचना होगा, क्योंकि लोक मेरे हिसाब से पीपल बदल गया है। सो पीपल जब बदल गया है, जब बदला हुआ समय है, तो हमको उसको बदले तरीके से भी एड्रेस करना होगा। तो शायद हमको अपने तरीके पे भी थोड़ा विचार करना होगा, तो हम निश्चित रूप से कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है इसको आजमा करके, हमारे पास इसके अनुभव है कि हमने किया है, हमने एड्रेस किया है। जो मैं आपसे नवान्न का ज़िक्र कर रहा हूँ, ये एक ऐसा नाटक था जिसमें औरतें अपने गले का गहना उतार के दे देती थीं। शीला भाटिया आई ही हैं इस नवान्न को देख कर के, नाटक के क्षेत्र में आई हैं और उन्होंने नाटक करना शुरू किया है। सो वो अपने समय, हमारे पास ऐसे बहुत सारे गवाह, साक्ष्य हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि कला ने जनता को प्रभावित किया है, तो वो आज भी कर सकता है। बट हमको सोचना होगा, थोड़ा-सा उस जनता के बारे में सोचना होगा एंड थोड़ा-सा अपने जिसको कहा जाए कि जनता से बात करने के तरीके को सोचना। सो शैलीगत भी हमको थोड़ा सोचना। ओम प्रकाश ने एक सवाल किया है, मीडियम हैज इट्स मैसेज, स्टोरी टेलिंग इज चेंजिंग विद डिजिटल प्लेटफॉर्म, how this will impact on theater, especially for organization like IPTA? सी डिजिटल वर्ल्ड में देखो चीजें तो बदल रही हैं, बट एक तरीके से एक तरह का यथार्थ, एक तरह का ये हमारे समय का सच है। एंड ये बहुत अच्छा है कि इप्टा ने भी इस सच के साथ एक तरीके से रिएक्ट करना शुरू किया है, कम्युनिकेट करना शुरू किया है। सो हमको इसमें भी तरीके ढूंढने होंगे, अभी हम सारे लोग ढूंढ रहे हैं। अभी हमको ये जो लाइव परफॉर्मेंस का जो हमारा जो अनुभव है और जो उसकी जो ताकत है, उसका रिप्लेसमेंट अभी हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पा रहा है। बट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टोरी टेलिंग, कहानी, कथा जैसी चीजें हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। सो नाटक कैसे हो पाएगा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में और वो कैसे कनेक्ट कर पाएगा, ये एक चिंता की बात है। बट इस पे लगातार मुझे लग रहा है कि हम सब, जैसे हम सब सोच रहे हैं, कई बार हमें लगता है कि क्या नाटक बहुत एक्सक्लूसिव चीज हो जाएगी, कि वो सिर्फ किसी एक खास वर्ग के लिए रह जाएगा एंड कॉमन मैन के लिए सिनेमा जैसा माध्यम होगा, जो आम लोगों का माध्यम होगा, और नाटक बहुत एक खास तबके का माध्यम हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं वो आ रहे हैं और उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई कंप्लीट जवाब नहीं है। बट ये है कि हम इसके साथ कोप अप कर रहे हैं और इसमें रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद हो सकता है कि हमको तरीका मिल जाए। अभी तो 5G आने वाला है, तो 5G के आने के बाद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो। अभी तो लिमिटेड लग रहा है, मुझे तो बहुत लिमिटेशन लग रहा है।
ये सवाल नीरज का है। ये नीरज, आखिरी सवाल है हाँ आखिरी क्योंकि सवाल। नौ जी नौ पाँच हो गए। जी जी, आखिरी सवाल है। नीरज पूछ रहे हैं कि दक्षिणपंथी ताकतों के उभार के संदर्भ में इप्टा की वर्तमान चुनौतियां कैसे दूर हो सकती हैं? देखिए अभी चुनौती बहुत भयंकर है। ये सिर्फ दक्षिणपंथी ताकतों का और जिसको कहा जाए सिर्फ आइडियोलॉजी की बात नहीं है, उस तरह की ताकत का उभार की बात नहीं है। आप देखिएगा कि जिस तरह की रियलिटी में हम जी रहे हैं और जिस तरह की रियलिटी हमारे सामने क्रिएट की जा रही है, ये जो वर्चुअल रियलिटी है, ये जो वर्चुअल दुनिया का जो सच है, इसने एक्चुअल सच पे इतना बड़ा पर्दा डाल दिया है और वो इस कदर हावी हो गया है कि अब इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा है। इसमें आप देखिए कि कौन-सी आइडियोलॉजी दक्षिणपंथी है, कौन-सी आइडियोलॉजी क्या है, ये भी कई बार आप बड़ा ब्लर हो जाता है, बड़ा समझ में नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हम सबकी जो पहली लड़ाई है, जैसे मुझे कई बार बहुत ये बेचैन करता है कि जो एक जो रियलिटी पैरेलल रियलिटी जो क्रिएट हो रही है वर्चुअल वर्ल्ड में, इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, यही हम हमारे लिए समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम सब पहले तो इसी से फाइट कर रहे हैं। सो एंड इसका आप देखिए कि किसी भी आइडियोलॉजी को बनाने या बिगाड़ने में या उसको बिल्कुल बैक सीट पे रख देने में इस मीडियम का बहुत बड़ा हाथ है। अब इससे कैसे फाइट किया जाए, कैसे लड़ा जाए, ये एक बड़ा भयंकर संकट है और हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल स्तर पे लोग लड़ रहे हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल प्लेटफ़ॉर्म पे लोग बातें कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उस प्लेटफ़ॉर्म का हम अगर यूज़ करें, वहाँ बात करें, तो हम शायद इसका एक कोई काउंटर कर पाएँगे क्योंकि इससे लड़ना बड़ा मुश्किल है। इसमें करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट है एंड ये इसमें बिज़नेस घरानों का इन्वेस्टमेंट है। अब आप उससे कैसे टकराएँगे, कैसे लड़ेंगे? उसको हमको लड़ना होगा अपने सीमित संसाधन में एंड सीमित तरीके से। उसका सीमित तरीका यही है जैसे अभी हम आप बात कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग लड़ नहीं रहे हैं, छोड़ दिया है लोगों ने। हमें दिखना कम हो गया, इसलिए हमें लगता है जी, ऐसा। शुक्रिया। बिल्कुल अंतिम सवाल। जब इप्टा बना, जिस तरह आपने भी बात की, तो सब कुछ लाल था, लेकिन इसका झंडा नीला हो गया। अ, हसुआ हथौड़ा था, लेकिन नगाड़ा बजाता हुआ आदमी लोगों के रूप में आ गया। नगाड़ा किस जाति, किस समुदाय के लोग बजाते हैं, ये हम सारे लोग, ऐतिहासिक तथ्य है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे इप्टा बनाने वालों के उस समय? क्या कंपल्सन रहा होगा कि लाल रंग छोड़कर नीला रंग अपना रहे हैं, नगाड़े का सिंबल ले रहे हैं इप्टा के लिए? अब बिल्कुल हीरावल दस्ता की तरह वो 75 साल से ज्यादा समय तक बिल्कुल बिना कोई चेंज के चलता आ रहा। क्या वजह लग रही? देखिए, एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि इप्टा जिस तरीके से ये ऑर्गनाइज़ेशन खड़ा हुआ ऑफ़ कोर्स उसमें जिसको कहा जाए सोशलिस्ट आइडियोलॉजी तो रही है इसके पीछे एंड वो शुरुआत से रही है। उससे इनकार करना भी एक तरीके से उससे मुँह मोड़ने जैसा है। जैसे हम देख रहे हैं कि कलकत्ते का जो कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है, वही इप्टा का भी अड्डा होता है। बट उसको हम कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं जोड़ते हैं, हम कहते हैं कि ये कलाकारों का दल है। वहाँ आप देखिए कि राइटर्स भी वहाँ इकट्ठा होते हैं, तो हम उसको भी नहीं कहते कि ये कम्युनिस्टों का दल है, हम कहते हैं ये लेखकों का दल है। बट हम देख रहे हैं कि शुरुआत से ही ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का एक समाजवादी आइडियोलॉजी का एक जमावड़ा रहा है। बट आप देखेंगे कि जो शुरुआती जो इप्टा रही है, उसको बड़ा प्रयास किया गया है कि इस पे किसी एक तरह की आइडियोलॉजी का या पार्टी का कोई एक छाप ना पड़े। क्योंकि कला में कई सारे जैसे मैंने आपको सवाल किया ना शुरू में जो मैं 4 तत्वों के बारे में बात कर रहा था, मैं कह रहा हूँ उसमें आइडियलिज़्म भी। अब ये जो आइडियलिज़्म का स्टेट है एंड जो एक आइडियोलॉजी की जो बात है, इन दोनों में कई बार टक्कर हो सकता है एंड कई बार हमको ये टकराव हमको दिख भी रहा है, आईपीटीए के अंदर जो लेटर फेज़ में हमको दिखता है।
सो आप देखिए कि आरंभिक प्रयास तो यही किया गया है कि इसको इससे अलग रखा जाए। इसीलिए मेरे ख्याल से इसमें कोई लाल झंडा या हंसिया हथौड़ा नहीं है। एंड नगाड़ा जो है मेरे हिसाब से एक कॉल है। एंड मुझे नहीं लगता है कि जिस समय इसके बारे में थोड़ा-सा तहकीकात भी करनी होगी कि ये जो ब्लू रंग, नीला रंग दिया जा रहा है, ये कोई दलितों का रंग है। हाँ, ये किसी संप्रदाय से आई डोंट थिंक कि इस तरह का कोई विचार इसके झंडे के पीछे या इसके रंग के पीछे एटलीस्ट मेरी रीडिंग नहीं है। मैंने इसको कहीं पढ़ा नहीं। सो मेरे पास इस पे जिसको कहा जाए बहुत ऑथेंटिक तरीके से ये बात कहने का मेरे पास आधार नहीं है। बट जहां तक मैं इसको समझ पाता हूँ ये कि एक कॉल है। इब्ता एक तरह का कॉल ही था। आप देखिए कि अकाल के समय में एक तरह का एक आह्वान था, इसलिए वहां नगाड़ा आ जाता है। एंड आपके पास चित्तो प्रसाद जैसा पेंटर है। हाँ, आपके पास ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट है उस समय जो इब्ता से जुड़ रहे हैं। सो इब्ता का सिंबल होना ही था इतना अच्छा। एंड उसमें एक कॉल है। सो आप देखिए कि वो जिस तरह का सिंबल है वो एक तरह का कॉल करता है। सो आई थिंक इसके पीछे यही है, न कि कोई इसके पीछे जातिगत व्यवस्था मुझे नहीं नजर आती है। वो आपको बाद में नजर आता है जब हम देख रहे हैं कि अंबेडकर का मूवमेंट है एंड अंबेडकराइट मूवमेंट है। एंड फिर आप देखिए कि अंबेडकरी जलसा है महाराष्ट्र में। वहां पे हम देख रहे हैं कि नीला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और दलित प्राइड का ये हो जाता है। बट इनिशियल फेज में मुझे दिख नहीं रहा नीला। नीला मेरे ख्याल से इंडिगो है। इंडिगो जो भारत का रंग है। भारत का रंग नीला है। सो एक्चुअली ये भारत की बात कर रहा है, इस देश की बात कर रहा है, इसलिए उसने इंडिगो लिया है। एंड इंडिगो को अपना कलर बनाया है, न कि रेड को बनाया है। क्योंकि वो उसमें भारतीयता की बात है, उस इंडिगो में, उस नीले में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और काफी कीमती समय दिया आपने। हम इफ्ता की तरफ से आपको शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करेंगे कि फिर आपसे होगी। तनवीर अख्तर साहब कुछ सवाल अगर रखना चाहें। नहीं, कोई सवाल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तो बात। साथियों, हमारा आज रंग संवाद का पहला अंक आज यही समाप्त होता है। कल आशिक हुसैन आपके बीच होंगे, आपसे रूबरू होंगे। वो विशेषकर एक्टर्स टूल की बात करेंगे कि अभिनेता बनने के लिए कुछ औजार आपके पास होने चाहिए और उस औजार में भी विशेषकर आवाज का जो औजार है वो होना चाहिए जिससे आप समुदाय तक पहुंचा सके, कम्युनिकेट करें। कल 7:30 बजे फिर आपके सामने उपस्थित होंगे रंग संवाद के दूसरे अंक में आशिक हुसैन के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।